ज्यादा दिन नहीं बीते, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बात का दावा किया था कि जल्द ही हरीश मुखर्जी रोड यानी ममता बनर्जी के घर में भी कमल खिलेगा। अब इस बात के साफ संकेत मिलने लगे हैं कि शुभेंदु अधिकारी का दावा सही साबित होने जा रहा है। ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी बागी हो गए हैं और अपनी बहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्तिक ने कहा कि वे बंगाल में वंशवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। वह ऐसे राजनेताओं से तंग आ गए हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं लेकिन अपने ही परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। बनर्जी के इस बयान के बाद उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। जिसमें काबिलियत है उसे ही राजनीति में आना चाहिए। मैं ममता बनर्जी का भाई हूँ, जो अच्छा है उसे ही सुनना चाहिए। इस सवाल के जवाब में क्या वे बीजेपी में शामिल होंगे? कार्तिक बनर्जी ने कहा कि सरकार आएगी और जाएगी, भाजपा आएगी, कोई और आएगा। हमें ऋषि मुनि ने जो बोला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या जो आदर्श हैं, हमें उनके पथ का स्मरण करना होगा। कार्तिक बनर्जी ने कहा कि राज्य में बाहरी बनाम बंगाल का कोई मुद्दा नहीं है और मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता हूं। विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस में भगदड़ जारी है। अभी तक कई तृणमूल नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। भाजपा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ावा देने और वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता लगातार उन पर हमला कर रहे हैं। ऐसी घड़ी में ममता बनर्जी के भाई कार्तिक बनर्जी ने भी बागी तेवर दिखाते हुए कहा, वह बंगाल में वंशवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। वह ऐसे राजनेताओं से तंग आ गए हैं जो लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की बात करते हैं लेकिन अपने परिवार के सदस्यों के ही जीवन को बेहतर बनाते हैं। कार्तिक बनर्जी के इस बयान से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। हालांकि कार्तिक बनर्जी ने इस बारे में साफ जवाब नहीं दिया। कार्तिक बनर्जी ने कहा, वह सामान्य रूप से राजनीति में पाखंड के खिलाफ बोल रहे हैं। राजनीति लोगों के बारे में होनी चाहिए जो सार्वजनिक रूप से उनके जीवन को बेहतर बना सकती है। यह नहीं भूलना चाहिए कि संतों ने क्या सलाह दी, उन्हें पहले लोगों के बारे में सोचना चाहिए, परिवार के बारे में बाद में। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे पर टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी सहित कई विधायक बीजेपी में शामिल हुए। अधिकारी ममता सरकार में मंत्री थे और टीएमसी से इस्तीफा देकर भगवा दल में शामिल हुए हैं। इस तरह वर्धमान पूर्व लोकसभा सीट से 2 बार सांसद और टीएमसी नेता सुनील मंडल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। शाह की रैली में टीएमसी एमएलए बनश्री मैती, शील भद्र दत्ता, विश्वजीत कुंडू, शुक्र मुंडा और सैकत पांजा भी बीजेपी में शामिल हो गए। इधर राज्य में बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत से टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। माना जा रहा है कि इसी बात से परेशान ममता बनर्जी ने वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की टीएमसी का साथ देने की अपील की, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने उस अपील को ठुकरा दिया। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं। रॉय ने दावा किया कि केंद्र में बीजेपी नीति सरकार द्वारा शुरू की गई एक भी योजना सफल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस विकास के हितों में रचनात्मक आलोचना में विश्वास रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। नजदीकी रिश्तेदार के बलात्कार के मामले में फंसे धनंजय मुंडे को लेकर शिवसेना का रुख नरम तो है, लेकिन शरद पवार ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। शरद पवार ने कहा कि एनसीपी नेता पर लगाए गए आरोप गंभीर हैं और इस घटना पर संगठन के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और उसके बाद ही धनंजय मुंडे पर कोई फैसला लिया जाएगा। मुंबई में इस मुद्दे पर एनसीपी मुखिया ने कहा कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं वह बेहद गंभीर हैं और हमें बतौर पार्टी कड़े फैसले लेने होंगे। इस घटना पर अभी तक मेरी पार्टी के और अन्य नेताओं से कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द उनसे मेरी इस मुद्दे पर चर्चा होगी।
मुंडे मुझसे मिलकर अपना पक्ष रख चुके हैं। ऐसे में ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी के अन्य नेताओं को उनके पक्ष से अवगत कराऊं और आने वाले समय में उठाए जाने वाले कदम को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दूं। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना के अब्दुल सत्तार ने धनंजय मुंडे का बचाव करते हुए कहा कि प्यार किया तो डरना क्या। सत्तार ने कहा कि मुंडे ने खुद ही कहा है कि शिकायत करने वाली महिला की बहन के साथ उनके प्रेम संबंध है और उनके 2 बच्चे भी हैं। मुंडे के खिलाफ बलात्कार के आरोपों और बीजेपी द्वारा उनके इस्तीफे की मांग पर मंत्री ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं छिपाया, प्यार किया तो डरना क्या। लेकिन बीजेपी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे धनंजय मुंडे का इस्तीफा चाहती है। शरद पवार ने अपने बयान में ये भी कहा कि मुंडे ने मुझसे मुलाकात की थी और इन आरोपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। मुंडे ने कहा था कि जिस महिला ने उन पर आरोप लगाए थे उनका नजदीकी रिश्ता था, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और बहुत जल्द जांच भी शुरू हो जाएगी। मुंडे की बातों से ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें इसका अनुमान था, इसलिए उन्होंने पहले ही इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था। इसके अलावा शरद पवार ने दावा भी किया, पार्टी का मुखिया होने के नाते ये सुनिश्चित करना भी मेरी जिम्मेदारी है कि किसी के साथ नाइंसाफी न हो। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में कार्रवाई होगी। शरद पवार से मुलाकात करने के बाद धनंजय मुंडे ने कहा, मैंने खुद पर लगाए गए आरोपों को लेकर शरद पवार और पार्टी को बयान सौंप दिए हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। पार्टी का निर्णय अंतिम होगा, वह जो भी तय करेंगे मैं वही करूंगा। इस घटना पर महाराष्ट्र बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री का जमकर विरोध किया। बीजेपी के प्रदेश संगठन ने कहा कि धनंजय मुंडे को इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी दूसरी पत्नी की जानकारी छुपाए रखी। हालांकि इसके पहले एनसीपी के तमाम नेता धनंजय मुंडे का बचाव करते हुए भी नजर आए थे। उनका कहना था कि यह सिर्फ आरोप है। उन्होंने इस बारे में सफाई पेश की है, ये उनका पारिवारिक मामला है। राजनीति में जगह बनाने के लिए सालों खर्च करने पड़ते हैं, इसलिए बिना जांच के ही किसी का करियर खत्म करना सही नहीं है। मुंडे ने इस घटना पर अदालत में केस दर्ज कराया है। असल में गायिका बनने की इच्छुक 37 वर्षीय महिला ने 10 जनवरी को मुंबई के पुलिस आयुक्त को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया कि 2006 में मुंडे ने उनके साथ बार बार बलात्कार किया। महिला ने दावा किया कि पहले उसने ओशिवारा थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया। बीड जिले के राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता मुंडे ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि महिला और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुंडे ने कहा कि महिला का दावा उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि वह महिला की बहन के साथ प्रेम संबंध में थे। उनके 2 बच्चे भी हैं। मुंडे ने कहा कि उनकी पत्नी, परिवार और मित्रों को इस संबंध के बारे में पता भी था और उनके परिवार ने दोनों बच्चों को स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ उनके संबंध थे वह 2019 से ही उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी और बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर उनके खिलाफ मानहानि सामग्री के वितरण पर रोक लगाने की मांग की थी। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत की बिसात पर ममता बनर्जी के दुर्दिन शुरू हो चुके हैं। एक के बाद एक कर टीएमसी के विधायक और नेता, यहां तक कि ममता बनर्जी के भाई तक बगावत पर उतर आए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने अपने गढ़ को बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बीजेपी यहां कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। हालांकि ममता बनर्जी की राह आसान नहीं है क्योंकि उनके कई नेता उनसे और पार्टी से नाराज हैं। कुछ पार्टी का साथ छोड़कर जा चुके हैं तो कुछ आने वाले दिनों में पाला बदल सकते हैं। ऐसे में अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद शताब्दी रॉय ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पार्टी से अपनी नाराजगी जताई है। अभिनेत्री से नेता बनी शताब्दी रॉय ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि मैं पार्टी में विभिन्न कार्यक्रमों में क्यों नहीं दिख रही हूँ। मुझे अपने लोगों के साथ रहना पसंद है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि मैं सबके साथ रहूं। अक्सर मुझे कार्यक्रमों के बारे में सूचित नहीं किया जाता। मैं क्या कर सकती हूँ? टीएमसी सांसद ने मतदाताओं के नाम संदेश लिखा कि उन्हें पार्टी के कुछ लोगों द्वारा नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। शताब्दी रॉय फैन क्लब नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर अपलोड किए गए पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगर मैं कोई निर्णय लेती हूं तो मैं इसे 16 जनवरी को 2 बजे घोषित करूंगी। मैं काम करने की पूरी कोशिश करती हूं, यहां तक कि दुश्मन भी इसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इस नए साल में मैं एक निर्णय लेने की कोशिश कर रही हूं
ताकि मैं आपके साथ पूरी तरह से रह सकूं। टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक वीरभूमि की सांसद को 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद जिले के पार्टी कार्यक्रमों में कभी कभार ही देखा गया है। लोगों ने उन्हें आखिरी बार 28 दिसंबर को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वीरभूमि यात्रा के दौरान देखा था। मुख्यमंत्री ने रैली में रॉय को काफी महत्व दिया था और रैली में कई बार उनका नाम लिया था, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि रॉय के सत्तारूढ़ पार्टी के साथ लंबे समय से अच्छे रिश्ते नहीं हैं। वहीं स्थानीय नेता भी उनसे नाराज हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि उनके पास पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को समर्थन दे रहे ऐसे 41 विधायकों की सूची है जो पाला बदलकर बीजेपी में आने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल में इस साल अप्रैल मई में विधानसभा के चुनाव संभावित हैं। इन चुनावों में विपक्षी बीजेपी के सामने बनर्जी की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ भेदने की चुनौती है। विजयवर्गीय बीजेपी संगठन में पश्चिम बंगाल मामलों के प्रभारी महासचिव हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पास 41 ऐसे विधायकों की सूची है जो बीजेपी में आना चाहते हैं। अगर मैं इन विधायकों को बीजेपी में ले आऊं तो बनर्जी की सरकार ही गिर जाएगी, पर हम देख रहे हैं कि इनमें से किसे लेना है और किसे नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सोचा है कि अगर इनमें से किसी विधायक की छवि खराब है तो हम उसे बीजेपी में नहीं लेंगे। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में हिंसा की राजनीति चल रही है और घुसपैठिए बहुत आक्रामक रूप से बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो घुसपैठियों की पहचान की जाएगी और उन्हें वहां अवैध गतिविधियां चलाने का मौका नहीं मिलेगा। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में गुंडों का बाजा बजा दिया, विजयवर्गीय ने कहा कि गलत गतिविधियों में शामिल लोग पश्चिम बंगाल में बीजेपी को आगे बढ़ने से रोकते हैं, पर पश्चिम बंगाल का बहुत बड़ा भद्र समाज हमारे साथ है और हम अगले विधानसभा चुनाव में वहां निश्चित रूप से अपनी सरकार बनाएंगे। बीजेपी महासचिव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वह 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे कोविड-19 टीकाकरण का झूठा श्रेय लेना चाहती हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि देश भर में पहले चरण के दौरान 3 करोड़ लोगों के टीकाकरण का पूरा खर्च केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है, लेकिन बनर्जी ने एक चिट्ठी लिख दी कि पश्चिम बंगाल में वे कोविड-19 का टीका निःशुल्क लगाने जा रहे हैं। बीजेपी महासचिव ने तंज कसा कि मोदी सरकार के इस टीके पर बनर्जी अपनी मुहर लगाने की कोशिश कर रही हैं। इस स्थिति पर यह गाना फिट बैठता है कि अपने देश का कपड़ा और मुहर लगी जापान की, जय बोलो बेईमान की। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी बीवी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए संजय राउत ने प्रवीण राउत की बीवी से लिया माल वापस करवा दिया। संजय राउत के खाते में माधुरी राउत ने 55 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे। अब पीएमसी बैंक घोटाला से परतें जब खुली तो पता चला कि वो पैसा घोटाले का था, लेकिन वर्षा राउत ने उसे फ्रेंडली लोन बताकर अपनी जान बचाना चाहा। अब 55 लाख के उसी फ्रेंडली लोन को वर्षा राउत ने माधुरी राउत को वापस कर दिया। मतलब ये कि अपनी तरफ से संजय राउत परिवार ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। वर्षा राउत ने माधुरी राउत से 55 लाख रुपए 2 किश्तों में बतौर फ्रेंडली लोन लिया था। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें नोटिस देकर पूछताछ भी की थी। ईडी को यह शक है कि संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से आए हुए ये पैसे पीएमसी बैंक घोटाला मामले से जुड़े हुए हो सकते हैं। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से वर्षा राउत को पूछताछ के लिए बुला सकता है। दिसंबर के महीने में वर्षा राउत को ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शिवसेना नेता संजय राउत को घेरते हुए कहा कि भले ही उनकी पत्नी ने पैसे वापस लौटा दिए हों, लेकिन ईडी के सवालों का जवाब तो देना ही होगा। ईडी अब ये जानना चाहती है कि संजय राउत और प्रवीण राउत के बीच में क्या संबंध है। संजय राउत और HDIL के बीच में भी कोई संबंध है क्या ये पैसे पीएमसी बैंक घोटाला मामले से जुड़े हुए हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब ईडी वर्षा राउत से जानना चाहती है। इस बारे में ईडी जरूर पूछताछ करेगी। आखिर पीएमसी बैंक घोटाला के पैसे संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में कैसे आए, ये सब जांच का विषय है। इसके पहले ईडी 3 घंटे से अधिक समय तक वर्षा राउत से पूछताछ कर चुकी है। ईडी कार्यालय में वर्षा राउत अपने साथ कुछ दस्तावेज भी लेकर आई थीं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं संजय राउत ने कहा कि हमने समय समय पर प्रवर्तन निदेशालय का सहयोग किया है और आगे भी करेंगे। मुझे वर्षा के साथ जाने की जरूरत नहीं, वह वर्षा संजय राउत हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी की मोर्चेबंदी से चौतरफा घिरी ममता बनर्जी को अब अपनी हार का डर सताने लगा है। इसलिए अब वे चाहती हैं कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियां भी उनका साथ दें। ममता बनर्जी एक तरह से महागठबंधन बनाने की बात कर रही हैं, जो बीजेपी का मुकाबला कर सके।
ममता बनर्जी इस बात को बेहतर समझ चुकी हैं कि बीजेपी को हरा पाना अब उनके बस में नहीं। बंगाल की गद्दी न तो लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन जीत सकता है और न ही खुद ममता बनर्जी। लेकिन ममता बनर्जी की बातों को सोनिया गांधी ने कोई भाव नहीं दिया, बल्कि इसके उलट ममता बनर्जी के जले पर नमक छिड़कते हुए कांग्रेस ने टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का सुझाव दे डाला। तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से बीजेपी की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की। हालांकि दोनों दल ने इस सलाह को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं कांग्रेस ने इस सलाह के बाद तृणमूल कांग्रेस को पेशकश की है टीएमसी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए गठबंधन बनाने के स्थान पर पार्टी में विलय कर ले। राज्य में मजबूती से उभर रही बीजेपी का कहना है कि तृणमूल की ये पेशकश दिखाती है कि वे पश्चिम बंगाल में अप्रैल मई में होने वाले संभावित विधानसभा चुनावों में अपने दम पर बीजेपी का मुकाबला करने की ताकत नहीं रखती है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में बीजेपी के खिलाफ हैं, तो उन्हें बीजेपी की सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख ममता बनर्जी ही बीजेपी के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा हैं। तृणमूल कांग्रेस के प्रस्ताव पर राज्य कांग्रेस के प्रमुख अधीर रंजन चौधरी ने प्रदेश में बीजेपी के मजबूत होने के लिए सत्तारूढ़ दल को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं है। पिछले 10 सालों से हमारे विधायकों को खरीदने के बाद तृणमूल कांग्रेस को अब गठबंधन में दिलचस्पी क्यों है? अगर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ने की इच्छुक हैं, तो उन्हें कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि वही सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का एकमात्र देशव्यापी मंच है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। सीपीएम के वरिष्ठ नेता सुजान चक्रवर्ती ने टीएमसी की इस पेशकश पर आश्चर्य जताया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस, वाम मोर्चा और कांग्रेस को राज्य में नगण्य राजनीतिक बल करार देने के बाद उनके साथ गठबंधन के लिए बेकरार क्यों है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा भी वाम मोर्चे को लुभाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि वाम मोर्चा अभी भी महत्वपूर्ण है। वाम मोर्चा और कांग्रेस विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराएंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य दिलीप घोष ने कहा, ये तृणमूल कांग्रेस की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वे हमसे अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए वे अन्य दलों के साथ मदद मांग रहे हैं। इससे साबित हो जाता है कि बीजेपी ही तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र विकल्प है। लोकसभा चुनावों में बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस और वाम मोर्चा ने साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। वाम मोर्चा को लोकसभा चुनाव में कोई सीट मिली नहीं थी, जबकि कांग्रेस को उसकी कुल 42 सीटों में से पश्चिम बंगाल से सिर्फ 2 सीटें मिली थीं। वहीं दूसरी ओर भाजपा को 18 सीटें मिली थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थीं। 2016 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चा के गठबंधन को कुल 294 में से 76 सीटें मिली थीं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र में एनसीपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नवाब मलिक के दामाद के ड्रग मामले में गिरफ्तार होने और धनंजय मुंडे के यौन शोषण के आरोपों में घिरने के बाद अब एनसीपी के एक एमएलसी ने पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। शिवाजी राव भोसले कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने एनसीपी के एमएलसी अनिल भोसले सहित कई लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ सर्च अभियान चलाया। करीब 72 करोड़ रुपए के इस बैंक घोटाला मामले में एनसीपी विधायक अनिल भोसले मुख्य आरोपी हैं। उनके अलावा उनकी पत्नी सहित कुल 14 लोग इसमें आरोपी बनाए गए हैं। पिछले साल फरवरी में पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अनिल भोसले को इस मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी की टीम एक तलाशी अभियान चला रही है। कुल 71 करोड़ 78 लाख रुपए के घपले में पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और 26 फरवरी 2020 को अनिल भोसले को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वे जेल में बंद हैं। सत्र न्यायालय 2 बार उनकी जमानत याचिका को खारिज कर चुका है। जेल में उनके दुर्व्यवहार की भी शिकायतें आ चुकी हैं। पिछले साल यरवदा जेल के अधिकारियों ने ये शिकायत की थी कि एनसीपी विधायक अनिल भोसले जेल सुपरिटेंडेंट को धमकी दे रहे हैं और घर के खाने की मांग कर रहे हैं। तब सेशन कोर्ट ने अनिल भोसले को चेतावनी दी कि वे जेल के अधिकारियों की बात माने और जेल का अनुशासन बनाए रखें। अनिल के खिलाफ जेल अधिकारी 7 तरह की शिकायतें दर्ज करा चुके हैं। जेल अधिकारी यहां तक अनुरोध कर रहे हैं कि अनिल भोसले को किसी और जेल में शिफ्ट किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र पुणे में स्थित शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड के कामकाज पर 4 दिसंबर 2020 तक पाबंदी लगा दी थी। आरबीआई के आदेश के अनुसार इस सहकारी बैंक के कामकाज पर 4 मई 2019 से पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी 6 महीने के लिए लगाई गई थी, जिसे बढ़ाकर 4 दिसंबर तक कर दिया गया था।
इन प्रतिबंधों के तहत आरबीआई ने किसी निकासी, जमा, लेन देन, लोन देने और कोई निवेश करने या किसी तरह के भुगतान पर रोक लगा दी थी। हालांकि बैंक के ग्राहक 1,000 रुपए तक निकाल सकते हैं।